नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और चावल पे बात करेंगे, जहां पर सरकार के पास जुलाई में रिकॉर्ड स्टॉक फिलहाल यहां पर है। साथ ही साथ अगर एक्सपोर्ट के नंबर्स देखें तो वो बढ़ते हुए जरूर नजर आए हैं, लेकिन अपने हाई से अभी भी काफी कमजोर हैं। आगे जाकर जिस तरह की चावल की स्थिति है, किस तरह के एक्सपोर्ट्स नजर आते हैं और सरकार की तरफ से क्या इंसेंटिव्स चाहिए होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ IREF के VP देव गर्ग हैं। देव नमस्कार। क्लियरली जो सरकार का टारगेट है और जो सरकार की प्रोक्योरमेंट है, वो नंबर्स काफ़ी ह्यूज हैं, लेकिन जिन चावल के एक्सपोर्टर से हमारी बात हो रही है, उनका ये मानना है कि ये जो एक्सेस चावल है, ये अभी भी चैनलाइज करने की ज़रूरत है एक्सपोर्टर्स की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे देखते हैं आप सबसे पहले तो चावल के स्टॉक्स और इंटरनेशनल चावल के प्राइसेस, क्योंकि वहां पर भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। अगर फिगर्स की बात करें तो इस समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 290 लाख मेट्रिक टन का सरप्लस स्टॉक है। इसका मतलब हमारे बफर स्टॉक के ऊपर 29 मिलियन मेट्रिक टन का हमारे पास सरप्लस स्टॉक है, जिसको सरकार को डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत है। ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है और चिंताजनक सिचुएशन है, क्योंकि जो डाटा हमारे को पास आ रहे हैं उसके अनुसार ये 290 लाख टन का जो सरप्लस स्टॉक है, ये आने वाले सितंबर अक्टूबर तक बढ़ के 400 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगा। जहां तक एक्सपोर्ट की फिगर्स की बात करें तो आज तक एक्सपोर्ट लगभग 5 से 6 लाख टन महीने के अंदर हो रहा था, जब से नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई थी। पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि ये एक्सपोर्ट की फिगर 5 से 6 लाख टन मेट्रिक टन से बढ़ 1.2 मिलियन टन तक बढ़ गई है। पर आने वाले समय में हमें ये उम्मीद है कि इस जो राइस के एक्सपोर्ट की फिगर्स है, कम से कम 2 से 3 मिलियन मेट्रिक टन पर मंथ तक इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसका मतलब 20 से 30 लाख मेट्रिक टन का अगर मंथली एक्सपोर्ट होगा, तभी हम देश के अंदर जो ये सरप्लस स्टॉक की पोजीशन है, इसको पूरा कर पाएंगे। इसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार से कई तरीके की मांगे थी। उसमें सबसे पहली मांग ये थी कि रोडटेप जो राइस के ऊपर 1% है आज के दिन, उसको बढ़ा के 3% कर दिया जाए। सरकार से हमारी इस विषय के ऊपर कई मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई। सरकार ने हमारे को यह आश्वासन दिया है कि वो इस पे गंभीरता से विचार करेगी और इस फिगर को पूरी कोशिश करेगी कि 1% से 3% के ऊपर बढ़ा दिया जाए। दूसरी हमारी सरकार से यह मांग थी कि आज के दिन पिछले 3 साल के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर जो भी तरह तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई नॉन बासमती की राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर, उसकी वजह से हमारे जो कॉम्पिटिटर देश है जैसे थाईलैंड, म्यांमार और पाकिस्तान, इन सारे देशों ने भारत की पोजीशन को कैप्चर कर लिया है और भारत के कई एक्सपोर्टर मार्केट से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो इस डिस्कनेक्शन को पूरा करने के लिए भारत सरकार को फॉरेन मार्केट्स में एंगेजमेंट की जरूरत है। इसीलिए भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, BIRC का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अपीडा और IREF इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने इसको भारत मंडपम में 30 और 31 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज करा है, जिसके अंदर पूरे दुनिया से 1000 बड़े इंपोर्टर, जो राइस के सबसे बड़े 1000 इंपोर्टर है, उसको इन कॉन्फ्रेंस के अंदर इनवाइट करा गया है, जिसके अंदर वो भारत के आके स्टॉक पोजीशन को देखे और हम उन सारे इंपोर्टर्स को आश्वासन दे कि अब फ्यूचर के अंदर भारत में एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी और जो एक्सपोर्ट है वो जो भी भारत से कमिटमेंट करी जाएगी वो कमिटमेंट टाइमली पूरा होगा। उसके बाद हमारी सरकार से ये मांग है कि एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी, जिसके तहत जो भी एक्सपोर्टर लोन लेता था नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको सरकार 3 से 5% इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी देती थी। पर पिछले कुछ सालों के अंदर सरकार ने इस इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब इससे एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि जो भारत के एक्सपोर्टर्स का सबसे ज्यादा कंपटीशन सिंगापुर और दुबई बेस्ड एक्सपोर्टर से होता है, जो सिंगापुर और दुबई के अंदर एडवांस इकोनॉमीज के अंदर इंडिया के कंपैरेटिवली इंटरेस्ट कॉस्ट काफी कम है, जिसकी वजह से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर इसका असर होता है। तो सरकार से हमने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को दोबारा वापस लागू करा जाए, जिससे भारत के एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो पाए। एक और सरकार से हमारी रेगुलर ये मांग रही है कि फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। जहां पे हम अपने चाइनीज काउंटर पार्ट्स को देखें तो चाइना का काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स के ऊपर अवेलेबल है, जिससे कोई भी चाइनीज कार्गो जो उन पोर्ट्स के ऊपर आता है, उसके अंदर अनलोडिंग की जो स्पीड है और जो उनके कॉस्ट है, वो हमारे से काफी बेहतर है। तो हमने सरकार को ऐसे कई प्रपोजल दिए हैं कि जैसे चाइनीज काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन के अंदर इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर डेवलप करा जाए, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ पाए।
पॉइंट टेकन। देव, आपने एक ही आंसर में सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं, तो एक सवाल और है मेरे पास, ये प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि जिस तरह का सरप्लस हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ देखा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इस बार चावल की कोई कमी नहीं है और वहां पर भी भाव गिरे हैं। प्राइसेस को लेकर अब क्या सेंस है? देखिए, प्राइसेस की हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर भी प्राइसेस के ऊपर काफी डिफ्लेशनरी प्रेशर रहेगा। अभी बॉटम में रास्ता बाकी है, बॉटम तक पहुंचने में शायद $10-20 पर मीट्रिक टन की और और गुंजाइश है, पर हम बॉटम के लगभग करीब आ चुके हैं और प्राइसेस के अंदर बढ़ने की तो सब संभावना हमें नहीं लगती है और इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आने वाले समय में और आएगी। प्राइसेस जो आज इंटरनेट, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो लगभग 27 से 28 रुपए पर किलो का होलसेल प्राइस है नॉन बासमती चावल का, जो आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जो 25-26 रुपए पर किलो के ऊपर आ सकता है। जहां तक बासमती राइस की बात करें तो बासमती 70 से लेकर 75 रुपए पर किलो के ऊपर होलसेल मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है, जिसकी हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में 65 से 70 रुपए किलो के ऊपर और घट सकता है। आने वाले समय में इंडस्ट्री को यह उम्मीद नहीं है कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए, पर कंसिस्टेंटली प्राइसेस पिछले 8 महीने में घटते आए हैं और ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होने की काफी संभावना है। 8 महीने से प्राइसेस गिरे हैं और अभी भी शायद बॉटम के आसपास नहीं है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशंस यहाँ से भी प्राइसेस में बनती हुई। देव, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट बहुत क्रिस्पली समझाने के लिए कि क्या कंसर्न्स हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी सरकार के साथ। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, ये तो बात हुई चावल की, लेकिन एक सेंस यहाँ पर मेटल्स की भी लेनी ज़रूरी है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एनएसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, मुझे याद है आप हमें लगातार बताते भी रहे हैं कि कुछ प्रेशर यहाँ पर नियर टर्म में सोने चांदी में बन सकता है और वो हमने बनता हुआ देखा भी है। हाई से दोनों में ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अब जो कंसोलिडेशन है और जिस तरह से और ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने ओवर द वीकेंड भी आते हुए देखे हैं, सोना चांदी यहाँ से क्या इम्पैक्ट लेते हुए दिखेंगे? थिंक क्लियरली मनीषा, ट्रेड डील्स के चलते हुए जो अनसर्टेन माहौल था वो थोड़ा सा ईज आउट होते हुए दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी जब भी ईज होती है तो गोल्ड सिल्वर में आपको करेक्शन देखने को मिलता है और वही आपको देखने को मिलेगा अभी भी और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी। मुझे लगता है गोल्ड 96,000 की तरफ एक बार गिरने के डायरेक्शन में दिख रहा है। फिलहाल के लिए इमीडिएट नियर टर्म सपोर्ट मुझे लगता है एक बार 98,000 फॉलोड बाय 97,000 एक फॉल होने की उम्मीद कर सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर में भी करीब 1,12,500 और 1,11,000 ये दो भाव आपको नीचे की तरफ में देखने मिल सकते हैं। दोनों ही काउंटर में सेल ऑन रैली की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली सोने चांदी में यहाँ पर भी आते हुए नजर आ सकती है। वंदना, अगर आपको ईयर एंड तक देखना हो तो चांदी आप कैसे देखती हैं? मनीषा, मुझे लग रहा है कि अभी जो करेक्शन आ रहा है ये एक मच नीडेड करेक्शन है जहां पे फिर से री एंटर होने का मौका मिलेगा। मुझे लग रहा है कि ईयर एंड ये ट्रेड डील्स ऐसे पॉजिटिव होते रहे तो क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है तो इससे एक फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ईयर एंड तक मुझे लग रहा है कि 1,18,000 1,22,000 वाला जो जोन होगा वो हम यहाँ आता हुआ देख सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $37 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड में फिलहाल मुझे लग रहा है कि $42 से $45 ये एक जोन है जहाँ पे सिल्वर जा सकती है। तो यानी कि नियर टर्म में कुछ मुनाफा वसूली है, लॉन्गर टर्म में शायद ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर पॉजिटिव रह सकती है। प्रथमेश, कॉपर को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि सपोर्टिव है, 1 अगस्त के बाद क्या लाइफ चेंज हो जाएगी या फिर आपको लगता है कि नियर टर्म में सपोर्ट बरकरार रहेगा? आई थिंक मनीषा, जब जब कॉपर 900 के करीब M6 में दिख रहा है वहां पे आपको एक स्टिफ रेजिस्टेंस स्पेस होते दिख रहा है। फिर न्यूज़ फ्लो जैसे जैसे आता है वैसे अकॉर्डिंगली कॉपर में डायरेक्शन मूव हो रहा है। बट मेरे ख्याल से 900 अगेन मेक या ब्रेक सिचुएशन है कॉपर के लिए। पॉसिबल है यहाँ पे न्यूज़ फ्लो के कारण एक बार के लिए 915 तक अपसाइड में चले जाए, बट यहाँ पे ज्यादा डिसाइसिवनेस मुझे पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ भी दिख रही है। 890 और 885 ये दो भाव आपको कॉपर में देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। वंदना, अगर एल्यूमिनियम और जिंक की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी क्या सेंस है? मुझे लग रहा है मनीषा थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो रेंज में रहने की ही उम्मीद है यहाँ पे। और ट्रेड डील होता है यहाँ पे या फिर ये जो बात हो रही है कि 90 डेज के लिए फिर से पॉज कर सकते हैं टैरिफ इम्प्लीमेंट करने में, वैसे केस में एक करेक्शन आता हुआ दिख सकता है इनमें, क्योंकि जो यूएस मार्केट में है वहाँ पे अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और वो प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने आता हुआ देखा भी है। तो मेरे ख्याल से सेलिंग साइड में रहना चाहिए। एक बार मुझे लग रहा है कि 265 से 264 वाला जोन आ सकता है जिंक में।
अगर लेड की बात करें या एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि क्रूड में आज तेजी है तो वो भी एक सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में हो सकता है कि एक बारी हम 256 257 वाला जोन आता हुआ देखें, लेकिन जिंक यहाँ पे कमजोर रखती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक स्प्रेड ट्रेड का भी मौका है और मुझे लग रहा है कि जितने भी बेस मेटल्स हैं ये अपने ओन फंडामेंटल्स पे ट्रिगर्स पे काम कर रहे हैं। वंदना सिंह साहब ने यहाँ पर एनर्जी का मेंशन किया और पिछले हफ्ते की गिरावट और 3 हफ्ते के लोज छूने के बाद कच्चे तेल में आज एक उछाल देखने को मिला है। 1% की तेजी के साथ कारोबार, क्या करने की राय है? मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी तेजी आनी चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा सेंसिटिव है ट्रम्प क्रूड को लेकर। वो जहां भी जा रहे हैं वो एनर्जी डील भी साथ में कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से 66.25 तक इमीडिएट मुझे लग रहा है कि अपसाइड आना चाहिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि $68 तक बहुत ज्यादा अपसाइड क्रूड ऑयल में है नहीं, लेकिन एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव आता है तो $68 और अभी के लिए मुझे लग रहा है कि 66.25 66.3 वाला जोन आना चाहिए। हमारे भारतीय बाजार में आज मनीषा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि INR काफी डेप्रिशिएट हुआ है। एक बार एप्रिशिएट हुआ था 85.21 के करीब और अभी वो 86.63 है। तो MCX जो क्रूड है वो ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। यहाँ पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए और बाइंग नहीं रहना चाहिए। क्रूड ऑयल में भी 57.25 एक जोन रहेगा जहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ 58.50 58.30 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे लगाना चाहिए एटलीस्ट 56.90 का। well, आपकी बात बिल्कुल सही है। करेंसी इंपैक्ट हमने काफ़ी क्लियरली आता हुआ देखा है। प्रथमेश, करेंसी कैसे देखते हैं आप? जैसे वंदना कह रही हैं कि ऑलमोस्ट रुपए की गिरावट के साथ अब यहाँ पर कारोबार है अपने हाईज से। आज की बात करें तो अनदर 15-17 पैसे की और गिरावट देखने को मिली है। यहाँ से डॉलर इंडेक्स एंड रुपी दोनों को ही कैसे देखेंगे? आई थिंक 40 to 50 पैसे डेप्रिसिएशन की जगह अभी भी है रुपी में और अकॉर्डिंगली डॉलर इंडेक्स में यहाँ से और 2 पॉइंट पॉसिबल है रेंज, जहाँ पे अपसाइड वाला 100 और नीचे वाला 95 इस रेंज में आपको दिख सकता है। तो कुछ यहाँ पर और गिरावट है। एक फाइनल सवाल यहाँ पर प्रथमेश, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स पे क्या यहाँ पर कोई सेंस अब बनती हुई नजर आ रही है ऑन चार्ट्स? फिलहाल के लिए कोई यहाँ पे सजेशन नहीं रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट टेकन। प्रथमेश, वंदना, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। वेल, खाने के तेल के मामले में कब तक हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, सरकार की इसको लेकर क्या पॉलिसीज हैं, खाने के तेल की तमाम पहलुओं पर हमने विस्तार से बात की SD गुथरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग के CEO संदीप भान से। आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ अब संदीप भान हैं SD गुथरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग से। संदीप नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सभी लोग पाम की बातें कर रहे हैं जो 4 महीने के हाईज पर है, 4300 पर है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी खाने के तेलों से सस्ता है। कैसे देखते हैं आप यहाँ से प्राइस मूवमेंट? सबसे पहले देखिए, प्राइस मूवमेंट विल रिमेन वेल सपोर्टेड। अभी प्राइसेस अभी अपने पीक पे पहुंचे। इस राउंड में 4300 प्लस पे, आज भी 4300 प्लस पे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा पीक पे है, बट अंडरलाइंग फर्म सपोर्ट अभी भी है, मेनली बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बाय फॉर द फेस्टिवल सीजन। इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इस प्राइस को रैली करने में, एंड वी एंटिसिपेट कि ये जो अगर फर्दर अपसाइड आएगी वो इंडिया ड्रिवन अपसाइड ही होगी, कीपिंग इन व्यू द फेस्टिवल डिमांड। और आने वाले महीनों में अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स वी विल बी सीजनली इनटू लोअर प्रोडक्शन मंथ्स। तो सप्लाई टाइटनेस आने वाले महीनों में बढ़ रही है, जो कि विजिबल है अभी फ्यूचर्स मार्केट में। फ्यूचर्स मार्केट में फॉरवर्ड मंथ्स प्रीमियम पे है, नियर बाय डिस्काउंट पे। फॉरवर्ड मंथ्स का प्रीमियम रिफ्लेक्ट्स के फॉरवर्ड मंथ्स में सप्लाई टाइटनेस है, जिसके चलते ये मार्केट ऑलरेडी इसको एंटिसिपेट कर रहा है कि सप्लाई टाइटनेस के चलते फॉरवर्ड में प्राइसेस और बढ़ेगी। तो यहाँ से अगर आप कह रहे हैं कि भाव और बढ़ेंगे तो हम कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या 4400 है, 4500 है? 4400 तो अब कुछ ऑलमोस्ट आ ही गया। 4500 की तो बात लग रहा है कि 4500 पॉसिबिलिटी है। अगर पाम ने ये स्प्रेड बिटवीन सोया और पाम का जो ये अभी ड्रॉप हुआ है, पहले 100 तक पहुंच गया, तभी 75-80 के बीच में चल रहा है। अगर ये मेंटेन हुआ और फेस्टिवल डिमांड जो आने वाली है तो इसकी अपसाइड अभी है। यहाँ से अगर हम डिमांड की बात करें तो मुझे याद है हमने पहले बात की थी, उस टाइम पे हम 3.5-4 लाख टन पे थे, हम नियरली डबल हैं वहां से। अब यहाँ से आगे किस तरह का पर मंथ इंपोर्ट इंडिया दिखेगा? देखिए, अभी एक मेजर फैक्टर अभी जो है इंडोनेशिया का है। इंडोनेशियन टैक्स स्ट्रक्चर अभी मंथ ऑन मंथ बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस रैली। अभी अगस्त में एंटिसिपेट है कि $25 का अपसाइड आएगा CPO प्राइसेस में, और अगर ये प्राइसेस अप ट्रेंड बना रहा तो सितंबर में $50 बढ़ जाएगा, जिसके चलते प्राइस ट्रेंड इंटैक्ट है। डिमांड को देखें तो अगर ये स्प्रेड
$75 to $80 बनता रहा तो इंडिया की तरफ से 800 to 900,000 टन एवरी मंथ आएगा ही आएगा। इंडिया के पास चॉइस अभी बहुत लिमिटेड है। सोयाबीन ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊंचे हैं, इतने डिस्काउंट पे और इमीडिएट आएगा नहीं, 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स में कोई ऑप्शन है नहीं, तो उसको देखते फिर पाम की डिमांड बनी रहेगी। एंड 2 पार्ट्स टू इट। अब एक सीपीओ जो है, सीपीओ इज आइदर इंडिया और यूरोपियन यूनियन, और रिफाइंड प्रोडक्ट्स इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई टाइटनेस बहुत ज्यादा है, इन द सेंस कि इंडिया को नॉट ओनली फॉर देयर ओन रिफाइनिंग कैपेसिटी, इनको आज फाइट करना है अगेंस्ट आवर ओन रिफाइनिंग कैपेसिटी इन मलेशिया एंड इन इंडोनेशिया, और बायोडीजल इंडस्ट्री की भी। तो कम बाइंग पावर सीपीओ के लिए बहुत है। अब जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स में उतना बाइंग पावर नहीं है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स में ओरिजिन मलेशिया, इंडोनेशिया डिपेंडेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, जबकि इंडिया फॉर क्रूड पाम ऑयल के लिए डिपेंडेंट है ओरिजिन पे। सो जिस प्रोडक्ट्स में हम डिपेंडेंट है वर्ल्ड पे, वहां पे हमारे पास उतनी डिमांड, उतना पिकअप आया नहीं जितना पिकअप इंडिया से है। तो इस इंडिया के पिकअप से सीपीओ प्राइसेस को बूस्ट मिल रहा है, बट रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बड़ी चैलेंजेस हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया में अभी रिफाइनिंग मार्जिन बहुत कम हुए हैं, बट सपोर्ट जो मिला है अभी इंडोनेशिया में, दैट इज बिकॉज ऑफ द बायोफ्यूल। B40 इज गोइंग परफेक्टली ओके। अभी बीच में B40 के ऊपर ये भी कुछ लग रहा था कि मार्केट्स में ये था कि शायद ये पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। B40 इज रनिंग वेरी सक्सेसफुली। B40 विल बी फुलफिल दिस मैंडेट, और जो उनको सब्सिडी करनी है इसके लिए, जो उनको फंड्स चाहिए, ये भी एंटिसिपेट कर रहे थे शायद फंड्स नहीं है, कुछ नहीं। इंडोनेशिया हैज ऑलरेडी रिकवर्ड द फंड्स फॉर द फुल ईयर सब्सिडी इन फर्स्ट 6 मंथ्स इटसेल्फ। सो B40 भी अच्छा चल रहा है, उसके चलते इंडोनेशियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा, बट फूड डिमांड उतना पिकअप आया नहीं है अभी चाइना भी बहुत पीछे रह गया था। अब चाइना ने रिसेंटली एंट्री किया है, उन्होंने बाइंग करी है कुछ, बट जो बिग वॉल्यूम बाइंग रिफाइंड, जैसे इंडिया आ जा रहा है तो कपल ऑफ शिप्स इंडिया बेचने में 2 मिनट नहीं लगते, बट टू सेल कपल ऑफ शिप्स ऑफ रिफाइंड ऑयल इन ग्लोबल मार्केट्स इट्स वेरी चैलेंजिंग। जहां तक इंडिया की बात है संदीप, एंड हम जानते हैं कि पाम का यूज बहुत एरियाज में है, इंडस्ट्रीज में है, लेकिन अगर एक बेसिक वेग कैटेगराइजेशन करना हो तो एज फूड एंड एवरीथिंग एल्स, चाहे वो कॉस्मेटिक है या जो भी है, कितना देखते हैं? देखिए, इफ यू सी ग्लोबली इट इज 75% टुवर्ड्स फूड एंड 25% इनटू बायोफ्यूल। इंडिया में 9 लाख टन में जो बाई प्रोडक्ट जो भी रिफाइंड, अगर सीपीओ की ही बात करेंगे तो 20% ऑफ इट इज गोइंग टू बी स्टेरिन एंड पीफैट, जो कि नॉन फूड में जाएगा। रेस्ट ऑफ इट विल बी फूड बेस्ड। सो 80% ऑफ जो भी हम पाम तेल इंपोर्ट करते हैं वो हम खा रहे हैं, एंड वुड यू से मच ऑफ दैट इज होरेका, क्योंकि हाउस होल्ड्स में डायरेक्ट पाम ऑयल नहीं है, तो या तो वो ब्लेंडेड आ रहा है या फिर हम बाहर के खाने में खा रहे हैं। होरेका खा रहे हैं, बाहर घर में जो आप स्नैक्स खा रहे हैं, आप जो आलू भुजिया खा रहे हैं, जो आप समोसे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, हर एक में पाम ऑयल है। इवन फ्राइड स्टफ में भी आप पाम ले रहे हैं। अब यहां से आगे जाते हुए, जैसे आपने कहा कि प्राइसेस सपोर्टेड रह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहां से अनदर 100 रिंगिट और सो, जिस तरह की मार्केट ओवरऑल हम यहां पर अब बनती हुई देख रहे हैं, टैरिफ्स के चलते, या फिर जो सोया का इंडिया का यूएस का टैरिफ्स वगैरह है, क्या उसका एक इम्पैक्ट हमने बेक इन होता हुआ देखा है ऑलरेडी खाने के तेलों के प्राइसेस में? यूएस ने की जो बायोफ्यूल के जो प्रोग्राम है वो वर्चुअली अब लग रहा है कि इंप्लीमेंट होगा, उससे सोयाबीन ऑयल को फर्म सपोर्ट मिल गया, जिसके चलते अब सोयाबीन ऑयल अपने आप में एक निश मार्केट उनका हो गया। उसके चलते अब डिपेंडेंट इंडिया पाम पे वापस आ रहा है। तो टैरिफ्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल। वी विल सी अ बिग ग्लोबल शिफ्ट इन सप्लाई चेन्स। अभी इंडोनेशिया हैज आल्सो साइंड अ ट्रीटी विद यूरोपियन यूनियन, जिसके चलते उनका भी बातचीत चल रही है, उसके बाद शायद उन पे टैरिफ्स कम हो जाए तो एक एडिशनल मार्केट क्रिएट हो। तो अभी जैसे जैसे ये ट्रीटी साइन हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी, तो शिफ्ट ऑफ सप्लाई चेन विल बी अ लॉट देयर। यहां से आगे जाते हुए ओवरऑल खाने के तेलों में, जैसे आपने कहा इंडिया का इज अ बिग मार्केट और शायद वो वैसा बनता भी रहेगा, किस तरह का परसेंटेज इंक्रीज ईयर ऑन ईयर आपने देखा है पाम ऑयल कंजम्पशन का इंडिया में? देखिए, अगर अपन इस साल की बात करें तो फर्स्ट 5 मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट। 4-4.5 दैट वाज एब्सोल्युटली प्राइस की वजह से। बट हम वो सिनेरियो को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अब पाम ने एक इंडिकेशन दे दिया मार्केट को कि डोंट टेक अस लाइटली, वी कैन कम बैक टू प्रीमियम। हमने, आप प्राइस को देख लीजिए, विद जून में ये वापस $100 डिस्काउंट हो गया, बाउंस बैक जो डिमांड, जो हमें कंसर्न लगा था फर्स्ट 4 मंथ्स में, जब हमने ये सारी डिमांड लूज करी फ्रॉम 800-900,000 टन से लेकर हम 400,000, एक कंसर्न बिल्डअप हो गया था कि शायद ये डिमांड वापस लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट प्राइस $100 हो गए, ये तो कुछ ही समय में सारी डिमांड वापस आ गई। इनफैक्ट अभी तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने कुछ डिमांड फर्स्ट हाफ में खोई थी।
June, July is big bumper numbers. एब्सोल्युटली संदीप, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से आगे जाते हुए किस तरह की फूड कंजम्पशन डिमांड हम वर्ल्ड ओवर एंड स्पेशली इंडिया से देखते हैं और क्या पाम प्रोडक्शन उसके साथ पेस रख रहा है? डिमांड जो फूड बेस्ड है 3 to 5% अपसाइड इज देयर. इन टैंडम पाम प्रोडक्शन इज नॉट ग्रोइंग. पाम में चैलेंजेस है, अभी मलेशिया में लेबर इश्यूज है, रीप्लांटिंग है, इनके चलते कोई अपसाइड इतनी ज्यादा मेजर दिख नहीं रही है. वी आर ग्लोबली 81 मिलियन टन ऑफ पाम ऑयल, दैट माइट बी मे बी 82. इससे ऊपर ज्यादा लग नहीं रहा है. एंड दैट इज नॉट देखिए, अब आने वाले सालों में हर साल 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन की ग्रोथ है. दैट्स गॉन. वी आर नाउ इनटू अ काइंड ऑफ 81 मिलियन टन के आसपास घूमता रहेगा. ये डिमांड फूड की बढ़ती रहेगी. प्रॉस्पेरिटी इज देयर. इंडिया इज, हर एक की नजर इंडिया पे है, इंडिया की ग्रोथ पे है. इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट. कंज्यूमर पावर इज ग्रोइंग. पाम ऑयल इज ग्रोइंग. अगर थोड़ा सा हम इसको 100 की जगह $150 डिस्काउंट कर देंगे बीन ऑयल के सामने तो डिमांड भाग जाएगी. डिमांड तो भाग जाएगी. एक फाइनल क्वेश्चन है संदीप, इंडिया में अब यहाँ पर क्योंकि ये बात लगातार हो रही है कि ऑयल पाम लगाया जा रहा है, शायद अगले साल से हम एक फ्रक्टेशन वहां पर आता हुआ देखेंगे. किस तरह से ये नंबर्स दिखते हैं? ये नंबर्स तो ग्रो करने चाहिए बिकॉज दैट दे हैव डन वेरी वेल इन साउथ ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में भी काम चल रहा है. बट वी शुड सी दिस नंबर ग्रोइंग. वी आर एंटिसिपेटिंग दैट दिस नंबर इज ग्रोइंग. अभी वो मलेशिया से भी वो सीड्स बहुत सप्लाई हुए हैं यहाँ पे. इसका रिजल्ट अब आने वाला है. आई मीन कमिंग ईयर्स वी शुड सी दिस ग्रोइंग. बट इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंट डेंट इनटू द इंपोर्ट्स. ये जो अगर इंडिया की डिमांड बढ़ेगी उसका कुछ परसेंटेज मीट करेगा. बट डिपेंडेंसी अभी फिलहाल तो कई सालों तक है ही. ऑलराइट संदीप, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई, उन सभी मुद्दों पर बात भी करने के लिए शुक्रिया.